आज पूरे पाकिस्तान के लिए एक जैसे कहें फ़ख्र का मकाम है और आज सही मानों में सबस पासपोर्ट की इज्जत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि ना सिर्फ पाकिस्तान आज पूरी मुस्लिम उम्मा को लीड करे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज पूरी मुस्लिम उम्मा की आवाज़ बनकर आए। उन्होंने ना सिर्फ अफ़गानिस्तान पर आज बात की है, उन्होंने फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले को भी हाईलाइट किया है। तो ऐसा ही लीडर हमें चाहिए था जो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को लीड कर सके। आज अफ़गानिस्तान के अवाम को भी इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान को एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहा है इंसानी हमदर्दी का जज्बा रखता है। खान साहब के ह्यूमैनिटेरियन जो भी वो करते रहे हैं आज तक पाकिस्तान में, शौकत खानम देख लें, नमल देख लें, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब ये लग रहा है कि जहाँ वो कश्मीर की आवाज़ थे, फ़लस्तीन की आवाज़ थे, आज अफ़गानिस्तान के अवाम की आवाज़ बनकर भी सबके सामने आए हैं। और मुझे तो एज ए पाकिस्तानी आज फ़ख्र महसूस हो रहा है कि वही पाकिस्तान जिसे आज तक टेररिज्म की आमाज का समझा जाता था, जहां पर कोई भी ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने का नहीं सोचा जाता था, वहां पर आज 40 ममालिक आए हैं, वहां पर आज 150 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए हैं, आज P5 के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। हम उनका दर्द उसी तरह महसूस कर सकते हैं कि अगर वहाँ पर हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ भूख से सो रही हैं तो हम भी तकलीफ़ में हैं। और खान साहब उनकी जो भी एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल बारावर साबित होंगी और इंशाअल्लाह ताला अफ़गानिस्तान जो आज शाम का ऐलानिया आएगा, अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए भी उसमें खुशखबरी होगी। और मैं बार बार जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने US से कहा है कि उन्हें अनफ्रीज़ करने चाहिए अकाउंट्स, तो उन्हें अब भी अकाउंट्स अनफ्रीज़ करने चाहिए और अफ़गानिस्तान को इंसानी हमदर्दी के तहत उनकी मदद करनी। आलिया हमजा मलिक प्लीज़। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं क्वेश्चन का इनको बता देती हूँ। जो इन्होंने पूछा है वो ज़रा समझ नहीं आ रही कि क्या कहना चाह रही है, बट मैं अगर इनको बता दूँ, ये ट्रेड डेफिसिट के बारे में पूछना चाह रही थी। तो ट्रेड डेफिसिट मैं कंपेयर कर देती हूँ, अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पहुँचे थे। 17 माइनस में 17.15 बिलियन डॉलर जब पीपल्स पार्टी ने शुरू किया तब था। जब खत्म किया तो माइनस 20.49 बिलियन डॉलर था। PMLN पर आज हैं जब इन्होंने एंड अप किया, क्योंकि जाहिर है जो पीपल्स पार्टी ने इन्हें दिया वहां से इनका स्टार्ट था, तो वो माइनस 37.58 बिलियन डॉलर था। और आज PTI जहां पर है दैट इज 31.10 बिलियन डॉलर। तो एक तो ट्रेड डेफिसिट जो इन्होंने बात की है कि जी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और वही हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो मैं इनको ये बता दूं कि इस दफा हाईएस्ट एक्सपोर्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री है, दैट इज 25.3 बिलियन डॉलर। और था क्या कि ये जब PMLN का दौर था तो ये 20.42 2017 में थी, जो 23.21 पर छोड़ के गए थे। आज हमारी हाईएस्ट टेक्सटाइल्स है, जो ये कह रही है ना कि हम जो इंपोर्ट करें वही एक्सपोर्ट करें, जो हमारी 15 बिलियन डॉलर की है। देखें, हम ये क्यों ये सारे फिगर्स बताते हैं, क्योंकि फिगर्स आप कहीं पर भी जाएंगे, आप स्टेट बैंक पर जाएं, आप पाकिस्तान स्टैटिस्टिक ब्यूरो पर जाएं, आप वहां से जाकर इनको देखकर फैसला कर सकते हैं कि हमारी हुकूमत कहां थी और कहां नहीं है। अब बाजें जिससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने क्या किया। करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी चलें एक्सपोर्ट बढ़ा दी, रेमिटेंसेस बढ़ा दिए, इंपोर्ट हम ले आए, यानी आखिरी महीने के अंदर हमने 1 बिलियन डॉलर की मशीनरी इंपोर्ट की, हमने रॉ मटेरियल ज्यादा इंपोर्ट किया ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें, हमने अपनी इंडस्ट्री को ग्रो को आगे, ताकि हमारी इंडस्ट्री लोकल ना रहे और लोकल की बजाय हम एक्सपोर्ट पे चले जाए। PMLN हमें करंट अकाउंट खसारा माइनस 19.2 बिलियन का देकर गई थी। आज इतना सारा मशीनरी इंपोर्ट करने के बावजूद, वैक्सीन इंपोर्ट करने के बावजूद, व्हीट शुगर इंपोर्ट करने के बावजूद हम माइनस 1.85 पर आए, जो 11 महीने हमारा सरप्लस रहा है। सर, रिजर्व्स हाईएस्ट पर है, रेमिटेंसेस हाईएस्ट पर है, एक्सपोर्ट हाईएस्ट पर है। दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ करंट हुकूमत। थैंक यू सर। बसने वाले लोग अजीब हैं कि सरे राह झूठ बोलते हैं। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। स्पीकर साहब इतने बड़े प्रोफेसर क्रॉस टॉक और यहाँ आकर अगर आप नो क्रॉस टॉक प्लीज जी। स्पीकर साहब
मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, इस ऑपोजिशन ने आज ये इजलास अवाम के पैसों पर बुलाया था और आधी से ज्यादा ऑपोजिशन यहां गायब है। पहले तो इनसे इसका जवाब लें, फिर आप बात करें प्लीज, आप बात करें। फिर इनसे इसका भी हिसाब लें कि इनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होते हैं, इनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होते हैं। ऑपोजिशन लीडर यहाँ प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर आते हैं, 2-2 घंटे खड़े होकर इदारों को मलाइन करते हैं। आप तशरीफ रखें प्लीज, आप तशरीफ रखें प्लीज, आप तशरीफ रखें। हिम्मत तो करने, अभी तो मैंने शुरू किया है, 2-2 घंटे यहाँ आकर अदारों को मलाइन करते हैं। यहाँ पर ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स इसलिए चाहते हैं कि ये टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे सके, या इसलिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स चाहते हैं कि यहाँ लॉबी में बैठ के सैर कर सके? तो जनाब स्पीकर, ये अवाम का पैसा है, हम अवाम के कस्टोडियन हैं, एक एक पाई का हिसाब रखेंगे। और तब तक इनके प्रोडक्शन ऑर्डर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, अगर इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की नुमाइंदगी करनी है तो इन्हें हमारी तरह रात के 12-12 बजे तक यहां बैठकर इस इजलास को सुनना था। बजट स्पीच के 86, आपने खुद बताया, इतनी लंबी बजट स्पीच आज तक नहीं हुई। उसके बाद आज इस इजलास को बुलाने का मकसद, हमें दूर दूर से बुलाने का मकसद क्या सिर्फ इतना था कि यहाँ प्रोडक्शन ऑर्डर्स की भीख मांगी जाए? और वो राना सनाउल्लाह जिनके ये यहाँ पर आकर जिनके गुण गा रहे हैं, ये खुद मुझे बताएं, क्या 2016 में चौधरी निसार साहब इनके प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं गए थे और उन्होंने इन्हें नहीं बताया था कि ANF की रिपोर्ट्स है उनके अगेंस्ट और वो उनको पकड़ना चाहती हैं, और उस वक्त के वजीर आजम ने उनको खामोश रहने का कहा था? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सारी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस इन्होंने एक दूसरे पर बनाए थे, राना सनाउल्लाह का केस भी पुरानी हुकूमत में बना हुआ है। हमने कुछ नहीं किया। फिर ये कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, हमारे साथ खड़ी है, अदलिया से ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो जी जरूर आएंगी। इसलिए आएंगी कि हम डॉन लीक्स नहीं करते, हम डॉन लीक्स 1 और डॉन लीक्स 2 नहीं करते, हम जजेस की वीडियोस नहीं बनाते और इस तरह उनको प्रेशराइज नहीं करते। हम माफिया नहीं हैं, हम अवाम के लिए आए हैं, अवाम की खिदमत करने आए हैं। एड्रेस द चेयर प्लीज। फिर ये कहते हैं कि जी डॉलर महंगा कर दिया और पेट्रोल हमारे जमाने में सस्ता था। तो मुझे ये बता दें कि आज और उस जमाने में डॉलर की प्राइस में कितना फर्क था? आज और उस जमाने में जो टैक्स के ऊपर परसेंटेज है, भाई सुन लेना जी, सुन ले, मैं आपको तो नहीं कह रही, मैं तो चेयर को एड्रेस कर रही हूँ। उस वक्त के ज़माने में और आज के ज़माने में हमारी पेट्रोल की परसेंटेज जो हुकूमत टैक्स लेती है उसमें कितना फ़र्क है। फिर ये कहते हैं घी और तेल महंगा हो गया। आज की खबर है कि हमारी हुकूमत ने घी और तेल को भी सस्ता कर दिया। फिर ये कहते हैं किसान खुशहाल नहीं है। पहली दफ़ा इस हुकूमत ने गंदम के काश्तकार को पहली दफ़ा पूरी कीमत मिली है। बिजली चोरी, पानी चोरी, सबको इस हुकूमत ने रोका है। फिर मैं इनसे ये कहूंगी, स्टेट बैंक की रिपोर्ट तो इन्होंने पढ़ी है, काश कि इन्होंने IMF की रिपोर्ट भी पढ़ी होती। IMF की रिपोर्ट है और जो इसी वक्त, इसी महीने के 4-5 दिन पहले शाया हुई है। और वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट सारा मलबा इन्हीं की हुकूमत पर डालती है। वो ये कहती है कि आपका जो पब्लिक डेट था, दैट हैज राइजन टू अलार्मिंग लेवल ऑफ 75% ऑफ GDP। काश कि ये इस बात को समझ सकते कि जो इनका पब्लिक डेट था वो 75% GDP पर पहुंच चुका था। इनके जो होममेड फैक्टर्स थे, जैसे इन्होंने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं किए, इनएफिशिएंट ये जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने इनकी स्टेबिलिटी को अरूट कर दिया। इनके रिजर्व्स इतने कम हो चुके थे, डिस्पाइट के इंटरनेशनल
national reserves steadily dropping since September 2016. इनका जो gross revenue था that stood at 1.7 month of import cover in May end. और मेरे ख्याल में इन्हें वो 7 सफ़े ज़रूर पढ़ने चाहिए जो चार्ट शीट है इनकी हुकूमत के खिलाफ, और उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि खान साहब अपनी पूरी एफर्ट करें इस इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हाउ PMLN मिसमैनेज द एनर्जी सेक्टर बाय डिलेइंग टैरिफ इंक्रीज which ultimately balloons circular debt। जो 1500 का सर्कुलर डेट ये छोड़ के गए थे, जो हमें ब्लेम करते हैं गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंक्रीज करने पे। फिर मैं इनको ये भी बता दूं कि यहाँ पर ये बात करते हैं महंगाई का सवाल करते हैं, तो महंगाई के फिगर्स भी मैं इनको बता दूं। फिगर्स पे बात, फैक्ट्स पे बात, जब नाना भुट्टो का दौर था 36% इन्फ्लेशन थी, जब जरदारी साहब का दौर था उस वक्त 27% इन्फ्लेशन थी, PMLN के अपने दौर में 9.9% इन्फ्लेशन थी और आज 7.7% इन्फ्लेशन है। वो फिर भी ज़्यादा है और हमें उसका एहसास है और उसी के लिए हम कदम उठा रहे हैं। इनसे पूछें क्या इन्होंने साफ पानी पे नहीं लूटा, इनसे पूछें क्या इन्होंने आशियाना पे नहीं लूटा, इनसे पूछें इन जद्दी पुश्तों ने क्या स्टेट की BMW अपने घर नहीं रखी हुई थी, इनसे पूछें कि इन्होंने जलजला मुतासरीन के पैसे नहीं खाए, बेवाओं के नाम पर हमने लूटा है जो आज या आकर हमें ताने देंगे। मुझे तो सिर्फ इतना बता दे, इनके कैंप ऑफिसेज, इनके CM ऑफिसेज, इनके अपने घर सब इन्होंने कैंप ऑफिस डिक्लेयर किए हुए थे, इनके इलाज सरकारी थे, इनके फैमिली समेत दौरे जो नवाज शरीफ साहब ने 4 साल में जहां उनके अपने फ्लैट और कारोबार थे वहां उन्होंने दौरे किए। कितने दौरे किए? 22 दौरे किए जो अवाम के खर्च पर किए, और वहां पर उन्होंने 3 करोड़ का टिप दिया, वहां पर उन्होंने 6 करोड़ के तोहफे दिए। वो किसका पैसा था? इनकी जेबों का पैसा नहीं था, इस अवाम का पैसा था और हमें उसका दर्द है। फिर जरदारी साहब के ऊपर 5 साल दौर में जहां दुबई का उनका अकामा था 58 निजी दौरे किए, 58 में से जो 48 थे दौरे वो उनके निजी दौरे थे। 2 करोड़ की टिप दी उन्होंने, किस पैसे से? इस अवाम के पैसे से। 5 करोड़ के तोहफे दिए, किस पैसे से? इस अवाम के पैसे से। आज जब इमरान खान बात करता है कि मैं जाऊंगा और मैं जाकर वहां पर एम्बेसी में रहूंगा, ये उस पर भी कमेंट करते हैं, ये किस मुंह से उस पर कमेंट करते हैं? सिर्फ इतना मैं बता दूं कि आज की जो एक फाइनल रिपोर्ट है, मुझे तो लगता था ये उस पर डिस्कस करेंगे, ये IMF पे डिस्कस करेंगे या ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे डिस्कस करेंगे, जिस पर उसने लिखा है पाकिस्तान जॉइंड US, Russia and China over the weekend to craft a peace agreement with the Taliban। वो वक्त था जब हमारा मुल्क आइसोलेट हो चुका था, आज वो वक्त है जहां हर जगह पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। सिर्फ आखिर में मैं 1 मिनट आपका लूंगी और मैं इस पर एंड करूंगी कि इनको कोई पूछने वाला नहीं था, फिर अब मेरा वजीर आजम आ गया निसार में अपने कप्तान के नए पाकिस्तान पर कि जहां चली है रस्म के डाकू न सर उठाकर चले। निसार में अपने कप्तान के नए पाकिस्तान पर कि जहां चली है रस्म के डाकू न सर उठा के चले। ना कोई करप्ट रोब दाब से निकले, टैक्स चुरा के चले, ना असासे छुपा के चले। थैंक यू मैडम। अहले वतन के अब निजाम जिंदाबाद के चोर मुकीद हैं और नेक रूह आजाद। बहुत शुक्रिया।